नेपाल में जो हुआ वो वाकई में चौंकाने वाला है। कुछ ही दिनों के विरोध प्रदर्शनों ने देश की पूरी राजनीति को हिलाकर रख दिया। तो आज हम इसी घटना की तह तक जाएंगे। ये सिर्फ अखबार की सुर्खियां नहीं थीं, ये काठमांडू की सड़कों की हकीकत थी। एक ऐसा मंजर जिसने सबको हैरान कर दिया। सवाल ये है कि इतना गुस्सा, इतनी अराजकता अचानक आई कहां से? और इन सबका नतीजा सरकार ही गिर गई। सिर्फ कुछ ही दिनों के अंदर एक चुनी हुई सरकार को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया गया। आखिर हुआ क्या कि हालात इतनी तेजी से बिगड़ गए? तो चलिए इस कहानी को एकदम शुरुआत से समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं उस वजह को जिसे इस पूरे संकट की जड़ बताया जा रहा है। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि यकीन करना मुश्किल है। जरा सोचिए, 25 अगस्त को एक सरकारी फरमान आता है और 9 सितंबर तक प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ जाता है। मतलब सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर एक सरकारी आदेश ने पूरे देश में भूचाल ला दिया। अब ये जो सोशल मीडिया बैन था, इसके पीछे 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां चल रही थीं। एक तरफ सरकार कह रही थी कि वो फर्जी खबरों, हेट स्पीच और ऑनलाइन फ्रॉड को रोकना चाहती है, तो दूसरी तरफ आलोचकों का साफ कहना था कि ये तो सीधी सीधी सेंसरशिप है और बोलने की आज़ादी पर हमला है। और इस बढ़ती हिंसा के बीच एक बहुत ही दुखद आंकड़ा सामने आया। 19 प्रदर्शनकारियों ने अपनी जान गंवा दी। ये सिर्फ एक राजनीतिक संकट नहीं था, इसकी एक बहुत भारी मानवीय कीमत भी चुकानी पड़ी। लेकिन जिस सोर्स को हम देख रहे हैं उसके मुताबिक कहानी इतनी सीधी नहीं है। सोशल मीडिया पर लगा बैन तो बस एक चिंगारी थी, असली आग तो कहीं और ही सुलग रही थी। मतलब क्या लोग सच में सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिए अपनी जान दांव पर लगा रहे थे, या फिर इस गुस्से के पीछे सालों से दबा कोई और ही दर्द था? असलियत ये थी कि नेपाल की जनता सालों से बहुत गहरी समस्याओं से जूझ रही थी। जबरदस्त बेरोजगारी, हर तरफ फैला भ्रष्टाचार, लोगों के अंदर एक गुस्सा भरा हुआ था। और रही सही कसर, #पॉलिटिशियंस निपो बेबी नेपाल जैसे हैशटैग्स ने पूरी कर दी, जो नेताओं के बच्चों की लग्जरी लाइफस्टाइल दिखा रहा था। सोशल मीडिया बैन तो बस इस दबे हुए गुस्से के लिए एक ट्रिगर बन गया। और आग में घी डालने का काम किया प्रधानमंत्री के इस एक बयान ने। इस बयान से लोगों को लगा कि सरकार को उनकी आर्थिक मुश्किलों से कोई लेना देना ही नहीं है। इस एक लाइन ने उनके गुस्से को और भड़का दिया। अब यहां से कहानी एक बड़ा मोड़ लेती है। सोर्स एक सवाल खड़ा करता है, क्या नेपाल में जो हुआ वो सिर्फ देश के अंदर की समस्याओं का नतीजा था, या ये किसी बड़े ग्लोबल पैटर्न का हिस्सा है? सोर्स का तर्क है कि नेपाल अकेला नहीं है। हाल के दिनों में बांग्लादेश और श्रीलंका में भी ऐसी ही अस्थिरता देखने को मिली। और इन तीनों देशों में एक बात कॉमन है, चीन के साथ इनके बढ़ते हुए रिश्ते। और इसी पैटर्न को समझाने के लिए सोर्स एक थ्योरी सामने रखता है, डीप स्टेट की थ्योरी। ये एक ऐसी धारणा है जिसके मुताबिक पर्दे के पीछे कुछ बहुत शक्तिशाली लोग अपने फायदे के लिए दुनिया भर की सरकारों को अस्थिर करने का काम करते हैं। तो ये थ्योरी काम कैसे करती है, इसको समझने के लिए सोर्स हमें इतिहास के एक पन्ने पर ले जाता है। 1973 का चिली, जहां एक तख्ता पलट हुआ था। ये एक अनऑफिशियल आंकड़ा है, लेकिन कहा जाता है कि उस वक्त चिली की लोकतांत्रिक सरकार को गिराने के लिए करीब $80 लाख की फंडिंग का इस्तेमाल किया गया था। और सोर्स के मुताबिक ये है वो कथित प्लेबुक जो सत्ता बदलने के लिए इस्तेमाल की जाती है। पहला कदम, प्रोपेगेंडा फैलाओ। दूसरा, देश की अर्थव्यवस्था पर दबाव डालो। तीसरा, विरोध प्रदर्शन करवाकर अशांति भड़काओ। और आखिरी कदम, सेना का इस्तेमाल करके सरकार को गिरा दो। अब अपने इस दावे को और वजन देने के लिए सोर्स CIA के एक असल डीक्लासिफाइड मैनुअल का जिक्र करता है, जिसमें कथित तौर पर दुनिया भर में अशांति फैलाने के तरीके बताए गए हैं। तो अब सोर्स इस पूरी कहानी और इस कथित प्लेबुक को पड़ोसी देशों और खासकर भारत के युवाओं के लिए एक चेतावनी के तौर पर पेश करता है। सोर्स का तर्क यह है कि इतिहास देख लीजिए, जब भी ऐसा कोई बाहरी हस्तक्षेप हुआ है तो अंजाम उस देश के आम लोगों के लिए बहुत बुरा रहा है। चाहे वो चिली हो, जहां लोकतंत्र खत्म हो गया, या फिर बांग्लादेश, जहां सरकार गिरने के बाद हिंसा भड़क उठी। तो सोर्स का जो सबसे बड़ा टेकअवे है, जो निचोड़ है, वो इस एक लाइन में छिपा है कि अराजकता के जरिए बदलाव लाने की कोशिश आपकी पुरानी समस्याओं को तो हल नहीं करती, बल्कि कई नई और ज्यादा बड़ी मुश्किलें खड़ी कर देती है। और यहीं पर यह विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। नेपाल में जो हुआ, क्या वो वाकई में जनता की क्रांति थी, या फिर क्रांति के भेष में किसी और के फायदे के लिए फैलाई गई अराजकता थी?